तो मेरे लाल पिलो, मेरे योद्धाओं, कल के वादे के अनुसार आज मैं आप लोगों को शिक्षा आयोग की जितनी सारी बातें हैं ऐसे साझा करूंगा और आप एकदम चुटकी बजा के ही आपको हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने कोशिश किया कि अब देखिए शिक्षा आयोग जो है तो हमारी परंपरा वैदिक परंपरा थी, बहुत सारे बौद्ध मठ हुआ करते थे, तो हम उसको न समेट करके हमने क्या किया है, जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज आने के पहले मतलब यहाँ की 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उसको समेटना पुराने को और उससे प्रश्न भी नहीं आते हैं और हमारा सिलेबस में भी वो नहीं है। तो 15 अगस्त 1947 से पहले और हमने उसको दो भाग में, आधुनिक जो एजुकेशन कमीशन इन इंडिया है, तो हमने क्या किया, बिफोर 15 अगस्त 1947 और आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो मैं कोशिश किया था दोनों को समेट लूँ लेकिन नहीं हो पाया, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, जो 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी आयोग थे उसकी चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो वीडियो हमारा इससे रिलेटेड होगा कल जाएगा आपको। अभी आज हमने बताया था कि एक जो है वो क्वेश्चनों का सेट भी जाएगा, तो कल जो हम लोग बताएंगे उसमें हम जो 15 अगस्त 1947 के बाद था, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था 1948-49, फिर उसके बाद आइए कोठारी आयोग था, मुदालियर आयोग था, इन सब की विवेचना हम कल करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 से पहले जितने आयोग थे उसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे सारे प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग पढ़ाई करते हैं। है क्या कि देखिए, कोई चीज़ का जो बेस होता है वो कहाँ से शुरुआत होती है, तो जहाँ तक हमने उसको नोटिस किया तो उसमें था कि जब जो एजुकेशन कमीशन है उसका जो नींव है वो शुरुआत जो होगी कलकत्ता मदरसा, जब 1781 में वारेन हेस्टिंग ने और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो जोनाथन डंकन ने किया था 1791 में, और फोर्ट विलियम की जो 1800 ईस्वी में, जो बाद में कलकत्ता ये हुआ विश्वविद्यालय, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। हम जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट मतलब आज्ञा पत्र, उसमें क्या क्या, पहले कुछ इस तरह की व्यवस्था थी ही नहीं। जब देखा कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं और दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई वो लड़ चुके थे तो उनको अंदाजा हो चुका था, वैसे इस तरह का हमारे अंदर सामूहिकता नहीं था, लेकिन फिर भी देखा कि ये भारतीय संस्कृति जो है बहुत समृद्ध है, तो उन्होंने क्या किया, 1813 में शुरुआत जो किया ब्रिटिश संसद द्वारा, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। अब उन्होंने ये नहीं किया कि ये अंग्रेजी शिक्षा पे करेगी, मतलब पाश्चात्य शिक्षा पे करेगी, या प्राच्य हमारी संस्कृत और अरबी पे करेगी, ये नहीं हुआ। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगा। अब क्या होता था, अंग्रेज सब होशियार थे, होशियार का मतलब था कि बेईमान थे, क्योंकि बेईमान थे, बनिया था, तो वो क्या सोचता था हमेशा कि ऐसा करें कि हम अंग्रेजी पे ज़्यादा खर्च करें। तो इस पे भी क्या हुआ, वो बात जो हो, माहौल एकदम एक तरह से मतलब विषयुक्त हो गया। जो हमारे पाश्चात्य वाले थे, पाश्चात्य मतलब वो अंग्रेज चाहते थे पाश्चात्य पे 1 लाख रुपया खर्च हो, और हमारे भारतीय चाहते थे कि नहीं जो संस्कृत और अरबी पे हो। तो ये क्या हुआ, ये 1 लाख, तो शुरुआत कहाँ से हुई, 1813 में 1 लाख रुपया ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सारा फायदा कमा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपया खर्च करेगी। हमने आपको बताया है कि ये जो प्राच्य और पाश्चात्य में बचा जो माहौल टॉक्सिक था, वो जाकर के ख़त्म कब हुआ, जब 1854 का वुड डिस्पैच आया। फिर अब हम आते हैं 1833 का, और उन्होंने क्या किया कि हर एक 10 साल पे एक चार्टर एक्ट जाएगा, आज्ञा पत्र जाएगा। तो बाद में क्या किया, जब 1911 में ये हुए थे, गोखले जी हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हर एक साल समीक्षा किया जाए कि किस तरह का ये शिक्षा नीति जो है क्या सही में लागू होगी या नहीं। इन्होंने कहा था कि नहीं, हर एक 10 साल पे। तो 1813 के बाद 1833 में जब हम आते हैं, तो 1833 का जो आज्ञा पत्र था वो कहा कि ब्रिटिश संसद ने, पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम बहुत फायदा कमा रहे हो, तुम ऐसा करो कि 1 लाख जो खर्च करते थे अब उसको 10 लाख करो। मतलब 1 लाख से बढ़ाकर क्या किया गया, जो अनुदान दिया जाता था वो 10 लाख कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक जो है वो कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले का, लॉर्ड मैकाले इतना खतरनाक आदमी था, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो उसको कानूनी, और प्रथम जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। उसके बाद मैकाले बहुत होशियार आदमी, और उन्होंने 1835 में इसी को आधार बना करके क्या किया, मैकाले का विवरण पत्र प्रस्तुत किया। जब मैकाले का विवरण पत्र प्रस्तुत किया, उन्होंने बहुत होशियार, तो उन्होंने क्या निस्पंदन का सिद्धांत दिया कि जब हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो उससे छन छन के क्या होगा, क्लर्क, क्योंकि हमने पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कोई भी जो ये होती है, मतलब कोई भी जो दूसरे देश पे वो करती है, कॉलोनी बसाती है, तो उसका हमेशा उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। उनका उद्देश्य ये नहीं रहता कि यहाँ के लोग साक्षर हो जाए, यहाँ के लोग जागरूक हो जाए। जागरूक हो जाएगा तो क्या होगा, जो शोषण होगा उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। वो ऐसा क्यों चाहेगा, वो चाह रहा था कि कलेक्टर पैदा ना हो, लेकिन कर्मचारी, क्लर्क जरूर भारतीय संस्कृति को, मैंने अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा के भारतीय लोगों को क्लर्क पैदा करें। तो वही निस्पंदन का सिद्धांत हुआ। और उसके बाद उन्होंने बहुत, वो क्या कहा, अरे भारतीय भाषा, इसमें तो साहित्य है ही नहीं। जबकि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के देश के लोगों ने कहा था, जब आप आते हैं इधर विलियम जोन्स को, तो उन्होंने कहा था कि 1800 ईस्वी में, हमारी बात को ध्यान देंगे, 18वीं शताब्दी में जो यूरोप की स्थिति है उससे कई गुना बेहतर सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो कि 1500 ईस्वी से पहले की थी। मतलब ईस्वी से 1500 में, मतलब 18वीं शताब्दी में भी यूरोप की स्थिति नहीं थी जैसी भारत की स्थिति थी। तो विलियम जोन्स ने ये कहा। लेकिन ये क्या कहा, अरे भारतीय संस्कृति के पास कुछ है, कुछ नहीं है। सब उनको हे दृष्टि देखा। जबकि उस समय हमारे हर घर में विद्यालय हुआ करते थे, गुरुकुल शिक्षा दे, पेड़ के नीचे शिक्षा दी जाती थी। लेकिन इन्होंने क्या क्या निम्नतर बताया। उसके बाद वही ऊपर से हम करेंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी से छन छन के क्या आएगा, क्लर्क पैदा भारतीय होंगे। तो ये लॉर्ड मैकाले था। और अभी भी जो हमारे अंग्रेजी पद्धति है वो रटा के बीता जाए, समझाया नहीं जाता है। और इसका कहीं न कहीं 1854 और इसका 1835 भी जिम्मेदार है। उसका मैं अभी भी अनुकरण। आप देखिए, कभी भी हमेशा याद रखिए, जो आप अपनी मातृभाषा में सीखने में सहजता महसूस करते हैं, किसी, यही बात 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें इसको स्वीकारा गया है। खैर, हम लोग आते हैं इस पे, देर न करते हुए। ऑकलैंड, उसके बाद क्या क्या, फिर इसी को बेस बना करके उन्होंने क्या क्या, ऑकलैंड ने अपना 24 नवंबर 1839 को अपना घोषणा पत्र दिया। और उन्होंने क्या किया कि अच्छा ये बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं। जब लोग वहाँ क्या कह रहे थे, फिर जब जैसे मैकाले आया तो मैकाले ने क्या किया कि नहीं नहीं, अंग्रेजी शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया जाए, ज़्यादा बल दिया जाए। लेकिन जब देखा कि माहौल बिगड़ रहा है, तो बहुत होशियार आदमी था, उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सुधारा। स्वीकारा तो पूर्ण रूप से, लेकिन थोड़ा सुधारा क्या किया उन्होंने, क्या किया, नहीं नहीं नहीं, अंग्रेजी शिक्षा पे जो 10 लाख रुपए आएगा, 1 से 10 लाख हुआ यहाँ 1833 में, 13 में 1 लाख था और 33 में 10 लाख हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, अरबी और संस्कृति के बाद जो पैसा बचेगा उसको अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च की जाएगी। क्यों? क्योंकि देख रहा है कि माहौल जो है वो टॉक्सिक हो रहा है, तो माहौल बिगड़ न जाए, यहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक न हो जाए। तो और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा पे बल दिया जाएगा। तो ये बात ऑकलैंड का घोषणा पत्र 1800। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ऑकलैंड का घर, क्योंकि है क्या कि जो नाम है उसी नाम से उसका घोषणा पत्र है। तो वो नहीं पूछा जाएगा कि वुड का है या मैकाले का है। वो इस भी पूछा है, मैकाले कब अपना सिद्धांत दिया था, निस्पंदन सिद्धांत। तो वो क्या था, छन्नी वाला सिद्धांत। तो वो 1835 में। ऑकलैंड ने क्या किया, 24 नवंबर 1839 को दिया। उसके बाद वुड आया। वुड भी इसी तरह का होशियार बंदा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, और वो जो घोषणा पत्र दिया उसको, उसमें 100 अनुच्छेद रखा, मतलब एक संविधान टाइप का बना दिया एजुकेशन को। एजुकेशन का एक पॉलिसी, जो सिद्धांत दिया उसको अनुच्छेद में उन्होंने डिवाइड किया। और वो चार्ल्स वुड थे, उन्होंने क्या किया, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मतलब अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं। उन्होंने क्या किया, शिक्षा संरचना को पहले उन्होंने कहा कि विद्यालय की स्थापना क्रमागत रूप से होगी, क्रमशः होगी। उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था को उन्होंने 4 स्तर पे बांटा। प्राथमिक होना चाहिए, उच्च प्राथमिक होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए और उच्च शिक्षा होना। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा
उच्च प्राथमिक और हाई स्कूल तक बच्चे को अपनी भाषा में दीजिए, मतलब स्थानीय भाषा में दीजिए, या अंग्रेजी यदि उसको अच्छा लगता है तो अंग्रेजी में भी पढ़ सकता है, लेकिन उच्च शिक्षा केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में दीजिए। और ये अभी भी अनुकरण किया जा रहा है। कितनी गलत बात है। अभी इस बीच में अंग्रेजी इंजीनियरिंग की और मेडिकल की शिक्षा हिंदी में दी जाएगी। कितनी बुरी बात है। एक छोटा सा देश जापान जो प्रफुल्लित हो है, पल्लवित पुष्पित हो रहा है, क्यों? अपनी भाषा में, क्योंकि अपनी भाषा में लोग सहजता महसूस करते। कितने लोगों ने, मुझे याद है कि बहुत ही मेधा शक्ति का था हम लोगों के साथ, और अंग्रेजी के डर से उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्थानीय भाषा या अपनी मातृभाषा में सहजता अनुभव होता है। फिर क्या क्या उन्होंने कि स्थानीय भाषा में यदि अंग्रेजी बच्चा चाहे तो प्राथमिक और उच्च शिक्षा वो या हाई स्कूल तक वो दोनों में ग्रहण करता है, लेकिन उच्च शिक्षा क्या होना चाहिए? अंग्रेजी में होना। उसके बाद उन्होंने कहा पाठ्यक्रम जो हो उसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, संस्कृति, और उन्होंने पहली बार कहा कि नहीं, टीचर को भी प्रशिक्षण की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उच्च शिक्षा में उन्होंने क्या किया? विश्वविद्यालय की भी स्थापना पे बल दिया, और स्त्री शिक्षा पे भी उन्होंने बल दिया, व्यावसायिक शिक्षा पे भी बल दिया। और उसी समय, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, चार्ल्स का वुड डिस्पैच हो जाता है। हाँ, चार्ल्स वुड का जो ये होता है सिद्धांत जो होता है, और उसी समय जन शिक्षा विभाग की भी स्थापना की गई। फिर से इस बात को मैं दोहराता हूँ, उन्होंने 100 अनुच्छेद में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने शिक्षा के 4 स्तर को डिवाइड किया, शिक्षा को 4 स्तर में डिवाइड किया, और उन्होंने कहा कि विद्यालयों की स्थापना उन्होंने, अब कहेगा सबसे पहले टीचर के लिए प्रशिक्षण की बात कब की गई? तो कहे चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में की गई। स्त्री शिक्षा की बात कब की गई? वुड के घोषणा पत्र में की गई। उसके बाद भारतीय साहित्य, संस्कृति और शिक्षा प्रशिक्षण पर कब बल दिया गया? वुड के घोषणा पत्र में दिया। इस तरह के प्रश्न आएंगे। अब हम लोग आते हैं हंटर। जिस तरह नाम था इसका, हंटर चलाता था। उन्होंने क्या किया? जब रिपन ने विलियम हंटर को कहा कि आप भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना करिए और उसका उनको सदस्य बनाया, तो वुड ने क्या किया? समीक्षा किया। उन्होंने क्या कि अच्छा, किस कारण वैमनस्यता हो रही है भारतीय समाज में? तो जब वैमनस्यता होगी, क्या किस कारण विरोध है? तो उन्होंने क्या किया? होशियारी दिखाया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? वुड समीक्षा किया, और उन्होंने कहा कि ना 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 ना, जो यहाँ पे था कि नहीं हिंदी और स्थानीय भाषा और अंग्रेजी सीखा जाएगा, उन्होंने कहा ना, केवल और केवल व्यवहारिक और देशी भाषा में होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा। होशियारी क्या? को समझा कि फिर दिक्कत हो रही है, वैमनस्यता बढ़ रही है, तो फिर क्या क्या उन्होंने? प्राथमिक शिक्षा क्या होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए और देसी भाषा में होना चाहिए। और लेकिन था होशियार, उन्होंने कहा कि जब इस तरह की बात होगी तो फिर अरबी और संस्कृत में खूब बढ़िया से पढ़ाई होने लगेगी। चूंकि उसकी भाषा जो है समृद्ध है, उसकी साहित्य समृद्ध है, तो उन्होंने तुरंत क्या किया? कहा कि नहीं, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। जब धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, फिर वेद पढ़ने लगेंगे लोग, गीता पढ़ने लगेंगे, कुरान पढ़ने लगेंगे, तो क्या होगा? उसकी बात को नहीं मांगे, अंग्रेज से ज्यादा हमारी साहित्य मजबूत है। तो उन्होंने कहा ना, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं। होशियार था। उसके बाद उन्होंने कहा जैसे कि कोई स्कूल है तो उसको उसी अनुपात में, चाहे स्कूल में बच्चा ज्यादा हो चाहे कम हो, एक ही मात्रा में अनुदान दिया। तो उन्होंने कहा ना, जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ ज़्यादा अनुदान देंगे, जहाँ कम है शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वहाँ कम देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उच्च शिक्षा के लिए कहा, जैसे हमारे में था कि उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, उच्च शिक्षा में क्या करिए आप? साहित्यिक शिक्षा को भी जोड़ा दिया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आप संस्कृत में कर सकते हैं। व्यवहारिक शिक्षा को भी बल दिया गया, और प्राथमिक को कहा कि नहीं, प्राथमिक शिक्षा जो है वो जिला परिषद या नगर पालिका के अधीन होगी। उच्च शिक्षा तो सरकार के अधीन होगी, लेकिन इसको क्या किया गया? नीचे कर दिया गया, ताकि वो अपने बर्डन को कम किया। फिर हम लोग आते हैं 1904 में। ऐसा इसका कोई है नहीं, लेकिन 1882 और 1854 हमेशा पूछा जाता है, और 1835। चलिए हम लोग आते हैं विश्वविद्यालय आयोग में। ये क्या हुआ? 1902 में सर थॉमस रेले था, उन्होंने रेले आयोग की स्थापना किया था, और रेले आयोग के अनुशंसा पे ही उन्होंने 1904 में विश्वविद्यालय क्या किया? विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इनको मेंशन किया है। फिर लॉर्ड कर्जन, होशियार बंदा, जिन्होंने बंगाल विभाजित कर दिया,
जो जाना कि नहीं भारत पे अब, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, देखा कि नहीं अब तो यहाँ का आदमी होशियार तो पहले था ही, अब जागरूक भी हो गया, अब हमारे यहाँ हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने होशियारी किया और शिक्षा व्यवस्था में भी होशियारी किया। क्या किया? इन्होंने शिमला में सम्मेलन बनाया 1901 में और पारित प्रस्ताव के आधार पे 11 मार्च 1904 में अपनी नई शिक्षा, जिसको कर्जन की शिक्षा नीति कहते हैं, और उन्होंने क्या किया? इसको थोड़ा व्यापक बनाया। क्या व्यापक बनाया? उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा 2 वर्ष की हो, ये भारतीय भाषा में हो। उसके बाद थोड़ा सा इसमें क्या ऐड कर दिया? किंडरगार्टन। होशियार था, सोचा किंडरगार्टन होगा तो अंग्रेजी शुरुआत हो ही जाएगी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कहा कि इसमें लीडिंग रोल किसका होना चाहिए? माध्यमिक शिक्षा का होना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा सरकारी जो है तो है ही, माध्यमिक शिक्षा जो भी है वो बिना मान्यता के नहीं खुलेगी और उसमें योग्य अध्यापकों की भर्ती हो, व्यावसायिक शिक्षा पे बल हो। लीडिंग रोल किसका आया? माध्यमिक शिक्षा को। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा को लीडिंग रोल में रखा। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर की उन्नति के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, इसलिए उच्च शिक्षा पे विशेष बल भी दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि होशियार था, वो समझा कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? भारतीय और ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो। तो थोड़ा मतलब लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया, किंडरगार्टन भी दिया, कहा 2 वर्ष हो प्राथमिक भाषा शिक्षा, और भारतीय भाषा को भी किंडरगार्टन सबसे पहले ही लगा दिया। होशियार था। फिर 19 मार्च 1911 में, इससे पहले किसी, जब रहनी का मतलब खत्म हो गया, मैंने भारतीयों में ये हो गया कि अरे ये कोई बात हुई, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, तब गोखले जी, जो गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो नहीं माने और 1911 में उन्होंने क्या किया? 19 मार्च 1911 एक विधेयक प्रस्तुत किया। कहाँ किया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उन्होंने कहा नहीं, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा क्या होना चाहिए? अनिवार्य और निःशुल्क होना चाहिए। सबसे पहले हम 6 से 10 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे और देखेंगे जब बालक पे होगा, यदि सफल रहा तो बालिका पे भी उसको हम लागू करेंगे। उसके बाद हर एक वर्ष शिक्षा पे समीक्षा होनी चाहिए। क्या हुआ, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये सही है या गलत है, हर एक वर्ष। जो 10-10 साल पे लोग करते थे, अब बीच बीच में आयोग निकाल देते थे, उसको उन्होंने कहा नहीं, ऐसा न हो। क्या करेंगे हम? हर एक साल इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या ये ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किए थे। अब आ गए सैडलर। सैडलर क्या था? मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के लिए था, वैसे कहा जाता है। उन्होंने 1917 में, 1917-19 था उनका कार्यकाल, उन्होंने क्या किया? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। और उन्होंने क्या किया? कलकत्ता विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उसके समस्या के निवारण के लिए उन्होंने क्या किया? एक अपना प्रस्तुत किया और कहा कि ये जब कलकत्ता आयोग को सुधार किया जा सकता है तो हर एक सभी विश्वविद्यालय पे इसे लागू करिए। तो उसके निवारण के लिए उन्होंने किया था। फिर आए हार्टोग 1929 में। इन्होंने क्या किया? भारतीय शिक्षा संबंधी समस्या के निवारण के लिए इन्होंने क्या किया? नहीं, प्राथमिक शिक्षा पे जो है वो अपव्यय हो रहा है, अवरोधन हो रहा है। उसके बाद वेतन योग्यता अनुसार दीजिए। आप कोई हाई स्कूल पास है तब भी उतना ही नंबर, और पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब कहने का मतलब उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग दीजिए। उसके बाद क्या कहा कि पाठ्यक्रम जो हो वो जीवनोपयोगी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू फालतू आपने क्या कर दें, जो हमारे जीवन से संबंधित है उससे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? लॉलीपॉप दे रहा था ताकि यहाँ ज़्यादा दिक्कत ना हो, यहाँ विरोध ना हो। उसके बाद आए 1937 में थे वुड और एबॉट। हाँ, उन्होंने क्या किया? 1935 में एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया और उसके बाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया और उसमें थे एस.एच. वुड और एबॉट। ये क्या था? एस.एच. वुड जो था डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एजुकेशन बोर्ड इंग्लैंड में था और ये चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टेक्निकल स्कूल का था। ये दोनों मिलके बनाया और इन्होंने क्या किया कि भैया ऐसी बात है कि हमेशा ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षा जो है हार्टोग के, मतलब हार्टोग को ही वो उन्होंने कर दिया कि वेतन 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ख़ास करके उन्होंने क्या ध्यान दिया कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। लेकिन वही पुरानी जो बात थी उसी को, जो बेहतर है,
जिसकी हम चर्चा हमेशा करना चाहेंगे। 1911 में जब इनकी बात नहीं मानी गोखले की, तो वर्धा आयोग, जिसको वर्धा का मौलिक प्रस्ताव करते हैं, बुनियादी शिक्षा सिद्धांत कहते हैं, इसकी अवधारणा हरिजन में महात्मा गांधी ने दिया था। और इसका जो जाकिर हुसैन इनके प्रारूप को तैयार किया था, ये बहुत ही बेहतरीन थे। और उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। और जब बच्चा 8वीं या 9वीं पास करे, मतलब माध्यमिक पास करें, तो उसमें हस्तशिल्प जरूरी हो, ताकि बच्चा जब निकले तो अपने पैर पे खड़ा हो सके। कितनी बड़ी बात उसी समय कर दी। और आज पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे लोग कर लेते हैं, बुरा नहीं मानेंगे कोई, लेकिन हकीकत यही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको अपने सिलेबस का नहीं पता होता, कहते मुझे नौकरी नहीं मिल रही। आप योग्य तो हो, अपने अंदर इस तरह का स्किल तो डेवलप करो कि नौकरी आपको मिलेगी ही। हमेशा याद रखिए, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की हमेशा पूजा की जाती है। आप अपने अंदर स्किल डेवलप। तो उन्होंने क्या किया था, यहीं से वर्धा आयोग जो 1937 में इन्होंने क्या किया, जो 1937 में क्या किए, 6 से 11 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो, और चयनित बच्चों को 3 वर्ष का क्या देना चाहिए, अरे ये तो उसका था, सॉरी, शिक्षा मातृभाषा में हो। और उसके साथ साथ शिक्षा तो मातृभाषा में हो ही, और बच्चा जब निकले मिडिल करके, मतलब उच्च प्राथमिक करके, तो बच्चे के अंदर इस तरह का स्किल डेवलप हो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हस्तशिल्प को इसमें करिए, कुटीर उद्योग को इसमें इंक्लूड करिए शिक्षा में, कितनी बड़ी बात थी। फिर उसके बाद सर जॉन सार्जेंट था 1944 में, इन्होंने क्या किया है, फिर एक आयोग की स्थापना किया था। और वो कहा कि 3 से 6 वर्ष पूर्व प्राथमिक होना चाहिए, 6 से 11 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। उन्होंने कहा इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। फिर कहा कि 3, जब बच्चे चयनित हो जाएं, जो बच्चे अच्छे आएँ, तो उच्च शिक्षा के लिए उसको 3 वर्ष का उच्च शिक्षा दे, मतलब PhD की बात आप कर रहे हैं, वो करनी चाहिए। उसके बाद हमारे देश जब आज़ाद हो गया तो बहुत सारे आया, फिर आया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हुआ तो क्या हुआ, उसमें जो राधाकृष्णन थे हमारे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत ही बौद्धिक क्षमता से उन्नत आदमी, इसलिए उसको राधाकृष्णन आयोग भी कहा, ये हम कल पढ़ेंगे। फिर हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के कुलपति, वो क्या किए, वो दिए, उसको मुदालियर आयोग कहा जाता है, 1952-53 में हुआ था। फिर उसके बाद शिक्षा आयोग जो 1964 में दौलत सिंह कोठारी थे, तो उसको कोठारी आयोग कहा जाता है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। इसको एक बार हम लोग संक्षिप्त में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं, और इसको अच्छे से पढ़िए, प्रश्न आपके इसमें से जरूर आएंगे। चलिए फिर से मैं देख लेता हूँ। 1813 में 1 से 10 लाख का हुआ, फिर 13 में 1 लाख, 33 में 1 से 10 लाख हो गया। कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। यहाँ 1835 जो इम्पॉर्टेंट है, ये लॉर्ड मैकाले ने किया था। यहाँ से छन के आनेगा, छन्नी वाला सिद्धांत कहेगा तब भी यही होगा, निष्पंदन सिद्धांत कहेगा तब भी यही होगा। और आकलैंड ने 1839 में दिया था, वुड का घोषणा पर चार्ल्स वुड ने 100 अनुच्छेद किया था। उसके बाद 1882 में हंटर आयोग हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय 1914, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1901 में, और फिर 1904 में ही उन्होंने ही दिया था। फिर 1911 में पहला अपना जो देशी था वो गोखले जी दिए थे, और 1937 में फिर कौन दिए थे, मतलब 1947 के पहले गांधी जी दिए थे। इधर फिर सैडलर 1917-19, हार्टोग 1929, वुड का अवार्ड 1937, ये सारा है। तो कल हम लोग इसकी दूसरी वीडियो में जितने शिक्षा आयोग 1947 के बाद हुए उसकी चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जितनी हमारी शिक्षा नीति आई है, चाहे 19 सर्व शिक्षा अभियान आया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए या खूब मन से पढ़िए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। डू योर बेस्ट। जय हिंद।